Hello students, in this video we are going to discuss conservative and non-conservative force. So let us start with conservative force. तो कंजर्वेटिव फोर्स ये एक ऐसा फोर्स है जो कि पाथ के इंडिपेंडेंट होता है. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ. ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता. ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है. ठीक है. सो इट डिपेंड्स अपॉन initial and final position of the body. मान के चले ये कोई पोजीशन A है, ये पोजीशन B है. किसी ऑब्जेक्ट को A से B ट्रेवल करना है तो वो इस पाथ से भी जा सकता है, इस पाथ से भी जा सकता है और इस पाथ से भी जा सकता है. ठीक है. कोई या फर्दर कोई दूसरा पाथ भी चूज कर सकता है, इस तरीके से भी जा सकता है. ठीक है. सो वर्क डन ड्यू टू दिस पाथ, इसको हम ले लेते हैं वर्क डन फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ एंड द फोर्थ वन. गॉट इट. तो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि पाथ कैसा है. ठीक है. वो पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है. क्लियर हो गया. तो यहां पर अगर हम बात करें तो वर्क डन ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड एंड इक्वल टू फोर्थ. ठीक है. सो दिस इज वैलिड फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस. अगर हम लोग नॉन कंजर्वेटिव के लिए बात करें तो ये डेफिनेटली उसके लिए वैलिड नहीं है. अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव की. तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इसको h हाइट पर ले जाया गया. ठीक है. तो डायरेक्टली ऐसे भी ले जा सकते हैं. तो वर्क डन ड्यू टू mg, हाइट कितनी है बच्चों h, तो वर्क डन क्या हो जाएगा mgh. ठीक है. इसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे भी ले जा सकते हैं इसी पोजीशन तक, यानी इस पाथ से भी ले जा सकते हैं. तो हॉरिजॉन्टल पर वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों 0. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल रिएक्शन और mg डाउनवर्ड होगा. ठीक है. तो यहां पर देखें डिस्प्लेसमेंट और mg दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है. दैट्स वाई cos 90 इज 0. तो वर्क डन कैसा होगा 0. इस पाथ को देखें mgh, ये भी हॉरिजॉन्टल है तो इस पर भी क्या हो जाएगा 0. तो केवल ये वाला पाथ कंसीडर करेंगे, उसका वर्क डन किसके बराबर आएगा mgh के बराबर. क्लियर हो गया. इसको अगर हम इस तरीके से समझें, इसको हम ऐसे ले जाना चाहते हैं, ले जा सकते हैं. तो यहां पर भी याद रखें केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स देखकर अगर यहां पर देखें और हॉरिजॉन्टल वर्क डन देखें तो हॉरिजॉन्टल वर्क डन जो होगा वो 0 होगा. केवल और केवल कंसीडर किया जाएगा वर्टिकल वर्क डन, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी mgh के बराबर. ठीक है. तो आप यहां तीनों पॉइंट्स में देख सकते हैं वर्क डन इससे, इससे और इससे, तीनों से कैसे आने वाला है, सेम आने वाला है. वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमने पाथ कैसा कंसीडर किया है. क्लियर हो गया. दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. क्लियर. ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसका पाथ कैसा है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट देखें. वर्क डन in a round trip is 0. ठीक है. बॉडी यहां से मूव की बी तक, बी से वापस आई ए पर. तो जब बॉडी ए पर थी
और वापस भी उसी पोजीशन पर आ रही है, इसका मतलब ए की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अगर ए की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब उसका वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया? तो वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0। एंड नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कंप्लीटली रिकवरेबल, completely recoverable. क्लियर? एंड द नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं कि एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं रिलेटेड टू द कंजर्वेटिव, तो फर्स्ट है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव होता है। इसके अलावा इलास्टिक फोर्स, that is elastic force in a stressed or compressed spring is conservative. Clear? Comes to the next, electrostatic force, it is also conservative. And the further next fourth one, magnetic force, या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट पोल्स या टू मैग्नेटिक पोल्स इज अ कंजर्वेटिव। क्लियर? तो ये चारों के चारों फोर्स सारे के सारे कैसे हैं बच्चों, कंजर्वेटिव है। अगर यहां फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन इज नॉट कंजर्वेटिव। ठीक है, नेक्स्ट उसका एग्जांपल देके हम लोग अभी देखेंगे कि जब हम लोग नॉन कंजर्वेटिव की बात करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्यों नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है, और वो कंजर्वेटिव क्यों नहीं है। क्लियर हो गया? तो इस कंडीशन को क्लियर करें। अब हम बात करते हैं किसी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस को पहचानना या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जब पूछा जाता है तो हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? एक न्यूमेरिकल लेते हैं और इसको पहचानने की कोशिश करते हैं ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो फोर्स दे रखा है एक्स क्यू आई कैप प्लस वाई क्यू जे कैप। क्लियर? अब ये पहचानना है दिस इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग इसको देखें कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, उससे पहले एक्स क्यू और वाई क्यू की बात कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू एक्स क्यू आई कैप प्लस वाई क्यू जे कैप, तो डेफिनेटली ये जो होगा वो एफ एक्स के बराबर होगा। लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू एंड एफ वाई इज इक्वल टू वाई क्यू। क्लियर? अभी यहां पर एफ एक्स बराबर एक्स क्यू आ गया, एफ वाई बराबर वाई क्यू आ गया। अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को कैसे पहचाने, ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए। किसी भी कंडीशन को अगर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव डिसाइड करना है तो इसका फॉर्मूला डेल एफ एक्स ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई ओवर डेल एक्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसी तरीके से डेल एफ वाई ओवर डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड ओवर डेल वाई एंड द नेक्स्ट वन डेल एफ एक्स ओवर डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड ओवर डेल एक्स। ठीक है, दोबारा से डेल एफ एक्स ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई, याद रखें, ओवर डेल एक्स। सिमिलरली डेल एफ वाई ओवर डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड ओवर डेल वाई एंड द फाइनल डेल एफ एक्स ओवर डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड ओवर डेल एक्स। यहां पर अगर ये दोनों वैल्यू अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएट करें और इन दोनों के बराबर आ जाए तो उसको फोर्स होगा आपका कंजर्वेटिव वरना नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, चलिए देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। यहां पर पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई करने की कोशिश करें तो डेल एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यू, नीचे क्या दे रखा है डेल वाई, तो वाई के रेस्पेक्ट में एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है बच्चों 0। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई 0। नेक्स्ट देखें एफ वाई यानी कि वाई क्यू
डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का टर्म नहीं है तो एक्स के टर्म में ये वाई की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा जीरो, तो ये वैल्यू हो जाएगी जीरो के बराबर। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आगे फर्दर कंडीशन देखें तो z की कोई वैल्यू नहीं है तो उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो होने वाली है। तो अगर यहां देखें जीरो बराबर जीरो आ रहा है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RH है, यानी कि ये कंडीशन सॉल्व हो रही है। अगर ये कंडीशन इसके साथ सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब ये कैसा है, कंजर्वेटिव है। दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। दोबारा से एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उसको पहचानना है, इट इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो उसको पहचानने की ट्रिक क्या है, ये फॉर्मूला डिफरेंशिएट करेंगे डेल एफ वाई एक्स ओवर वाई के टर्म में और वाई ओवर एक्स के टर्म में। दोनों की वैल्यू अगर बराबर आती है तो वो कंजर्वेटिव है, अगर नहीं आती है तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। क्लियर हो गया? देखिए इसको, कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट दे रखा है f इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जी कैप। ठीक है, तो यहां से एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, एंड एफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो कंडीशन नंबर वन, डेल एफ एक्स ओवर डेल वाई। ठीक है, इसका अगर डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 2y, एंड सिमिलरली डेल एफ वाई ओवर डेल एक्स, इसका डिफरेंशिएट करोगे, ये भी x का टर्म है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज ट्वाइस x। ठीक है, अभी देखें इसको, 2y इज इक्वल टू 2x, नो, सो इट इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, सो दैट्स वाई दिस इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये कंजर्वेटिव नहीं है। अगर ये कंजर्वेटिव नहीं है तो कैसा होगा बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बहुत ही इजीली डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब अगला अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो फोर्स दे रखा है, मान के चलिए एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। आपसे पूछा जाए फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0,0 टू 1,1। ठीक है, इसको ट्राई करके देखो, स्क्रीन को पॉज करो, इसको ट्राई करके देखो। ठीक है, होता है नहीं होता? क्लियर? चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन। वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx। मान लेते हैं जो फोर्स है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो यहां पर f की अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो f की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। dx को लिख सकते हैं, या इसको dx की जगह ds कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं dx आई कैप प्लस dy जे कैप। अब आपको पता चल गया होगा इसको ds क्यों लिया है। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, लिमिट लगाएं 0,0 यानी कि x1 y1 x2 y2, तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1 यानी कि 0,1। ठीक है, तो x क्यू बाई 3 लिमिट 0 to 1 प्लस एंड दिस इज y क्यू ओवर 3 एंड लिमिट 0 to 1। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1/3 प्लस 1/3। द आंसर इज 2/3 जूल। 2/3 जूल बी द आंसर। ठीक है, ये देखें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। सो व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? क्लियर? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अभी कंजर्वेटिव पढ़ ही लिया है तो नॉन कंजर्वेटिव आसान हो गया। नॉन कंजर्वेटिव की बात करें तो वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ। ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड करता है।
कि पाथ उसका कैसा है। ठीक है, अगर हम लोग ए से बी जा रहे हैं इस पाथ से, तो वर्क डन ड्यू टू दिस पाथ दैट इज फर्स्ट, इस पाथ से जा रहे हैं वर्क डन ड्यू टू सेकेंड, तो हमें दिख रहा है यहां से और इस पाथ में दोनों में वेरिएशन है। ठीक है, अगर दोनों में वेरिएशन है तो इसका मतलब वर्क डन फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका पाथ कैसा हमने कंसीडर किया है। क्लियर हो गया? द नेक्स्ट वन, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। ठीक है, यहां पर वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। अगर राउंड ट्रिप में जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका पाथ कैसा है। ठीक है ना, तो इसलिए वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। क्लियर हो गया? वो जो था कंप्लीटली रिकवरेबल, इट इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल, नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, इसको आप याद रखें। अब नॉन कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, तो नॉन कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल है फ्रिक्शन फोर्स। अब बात आती है फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कैसे। सो लेट्स चेक। दिस इज द पाथ हैविंग ब्लॉक M एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट S, और ये आपकी पोजीशन होगी ब्लॉक की। तो फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वैल्यू म्यू एन के बराबर होगी। तो वर्क डन ड्यू टू दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू एन इंटू एस के बराबर। ठीक है, माइनस क्यों? क्योंकि डायरेक्शन फोर्स की इधर, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो वर्क डन ड्यू टू दिस पाथ इज म्यू माइनस म्यू इंटू एन एस। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अगर इस ब्लॉक को इधर लेके जाया जाए, ठीक है, इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक को, तब फ्रिक्शन कहां लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में इधर। ठीक है, तो ड्यू टू दिस पाथ, इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड, तो म्यू एन अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के, तो यहां भी जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? म्यू एन एस। तो टोटल वर्क डन अगर बात करें, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू एन एस। ठीक है, इसलिए ये कैसा है बच्चों? नॉन कंजर्वेटिव है। क्लियर? क्योंकि अगर ये कंजर्वेटिव होता तो राउंड ट्रिप में जो टोटल वर्क डन है वो 0 के बराबर होता, लेकिन ये 0 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसलिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, नॉन कंजर्वेटिव पर रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल दे रखा है। इफ एफ इज इक्वल टू वाई क्यू I cap plus x square j cap. Find the work done if a body is displaced from 0, 0 to 1, 1. Given path is y is equal to x and y is equal to x square. सोचने वाली बात यह है बच्चों, अगर इसमें पाथ गिवन है, इसका मतलब ये डेफिनेटली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं कि कैसे नॉन कंजर्वेटिव है। तो हमें इसको चेक करने का तरीका पता है। डेल एफ एक्स ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई ओवर डेल एक्स। अगर ये वैल्यू बराबर आएगी तो ये कैसा है? कंजर्वेटिव है। अगर बराबर नहीं आएगी, दैट्स वाई ये नॉन कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, चलिए तय करते हैं वन बाई वन। तो फर्स्ट डेल एफ एक्स ओवर डेल वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू वाई क्यू, डेल वाई क्यू ओवर डेल वाई, सो ये आ जाएगा बच्चों 3y के बराबर। क्लियर? सिमिलरली डेल एफ वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर ओवर डेल एक्स, सो दिस इज इक्वल टू 2x। इन दोनों के देखें तो पता चलेगा यहां से फर्स्ट एंड सेकंड से 3y इज नॉट इक्वल टू 2x। ठीक है, दैट्स वाई ये कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसी वजह से इसमें पाथ गिवन है। क्लियर हो गया?
चलिए अब हम बात करते हैं इस पाथ से हम किस तरीके से वर्क डन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पाथ। क्लियर, इसको नोट करें। अब बात करते हैं इस पाथ से वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो कंसीडर करते हैं पाथ नंबर फर्स्ट, दैट इज y इज इक्वल टू x। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है फोर्स की, फोर्स इज इक्वल टू वाई क्यू आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जी कैप। क्लियर, इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि वर्क डन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फोर्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई क्यू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। क्लियर, अब लिमिट 0 to 1 एंड 0 to 1। ठीक है, ये लिमिट आपकी गिवन है। अभी देखें वाई क्यू का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स पॉसिबल नहीं है, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी वाई के रेस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, वाई क्यू और एक्स स्क्वायर को चेंज करेंगे किससे, जो कि गिवन पाथ दे रखा है। तो वाई की जगह क्या दे रखा है, एक्स, तो यहां पर वाई क्यू डी एक्स, सिमिलरली एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर हो जाएगा, सो वाई स्क्वायर डी वाई 0 to 1। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो x 3 plus 1 दैट इज 4 बाई 4 लिमिट 0 to 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y to the power 3 over 3 0 to 1। ठीक है, x को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो यहां पर आ जाएगा 1 बाई 4 प्लस यहां आएगा 1 बाई 3। सॉल्व करोगे एलसीएम 12, 3 प्लस 4 दैट इज 7 बाई 12 जूल बी द आंसर। ठीक है, पाथ दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स, फोर्स, वर्क का फॉर्मूला, नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद हमने देखा y का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और x का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई इसकी वैल्यू पाथ से हमने चेंज की। ये हो गया एक्स क्यू एंड ये आपका वाई स्क्वायर। गॉट इट, इंटीग्रेशन किया तो आंसर आ गया 7 बाई 12 जूल विद y इज इक्वल टू एक्स पाथ। ठीक है, अब मूव करते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, जो कि पाथ दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चों आप अगर करना चाहें तो खुद से स्क्रीन को पॉज करके कर सकते हो। नेक्स्ट पाथ सेकेंड के लिए हम देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो w इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई, लिमिट 0 to 1 एंड 0 to 1। ठीक है, अब वाई क्यू हमें वैल्यू लानी है, तो यहां पर इसका अगर हम क्यू कर दें तो ये हो जाएगा 6 टाइम। सो w इज इक्वल टू 0 to 1 x की पावर 6 dx प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू y दे रखी है, तो यहां 0 to 1 y dy। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर 7 बाई 7 लिमिट 0 to 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1। लिमिट के साथ इसको रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 7 प्लस ये हो जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 14 इसका एलसीएम 2 प्लस 7 दैट इज 9 बाई 14 जूल बी द आंसर। ठीक है, दोबारा से वाई क्यू की वैल्यू यहां से अगर रिप्लेस करनी है तो हम लोग क्या करें, दोनों तरफ क्यूब कर दें, तो ये हो जाएगा वाई क्यू और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 6। ठीक है, तो वाई क्यू को रिप्लेस करके एक्स टू द पावर 6 रखा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करके वाई की वैल्यू रखा, उसको इंटीग्रेट किया तो आंसर आ गया 9 बाई 14 जूल। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। है बच्चों इसका कंप्लीट सोल्यूशन, इसे नोट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।